हेलो। नमस्कार जी, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आइए एक बार जल्दी से कमेंट में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये डेडिकेटेड है एनवायरमेंटल एक्ट को लेकर के, यानी कि हमारे पर्यावरण से संबंधित जितने भी एक्ट वगैरह आए हैं उन सभी एक्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये सेशन यूपीएसआई का एग्जाम हुआ, चाहे फिर हम बात करेंगे यूपी लेखपाल का एग्जाम हुआ, या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हुआ, या फिर कोई भी अदर एग्जाम हुआ, हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो टॉपिक क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना इस टॉपिक को कवर करा दिया जाए। चलिए दोस्तों, एक एक करके शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की, जो कि एनवायरमेंट एक्ट और कंजर्वेशन से रिलेटेड है। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्ट है वो है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसे हिंदी में कहा जाता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। दरअसल में दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि हमें इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे कारण क्या था, ठीक है। हमें इस एक्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जीवों की संख्या जिनकी घट रही थी, उन जीवों का हमें क्या करना था, उन सभी के सभी जीवों का हमें संरक्षण करना था। अब ये जीवों की संख्या क्यों घट रही थी, इसके पीछे कारण क्या थे? इसके पीछे सबसे बड़े कारण ये थे क्योंकि स्मगलिंग एक बड़ी समस्या थी। एक तो जो जीव हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से सरवाइव नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से स्मगलिंग हो रही थी बड़े स्तर पर। तो फिर वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972 लाया गया। उसमें ऐसे प्रावधान डाले गए कि आप वन्य जीवों को या फिर वन्य वृक्षों को आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो। अगर आप नुकसान पहुंचाओगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके जो प्रावधान थे उसमें सबसे पहला प्रावधान तो यही था कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हम क्या करेंगे, इनकी घोषणा करेंगे। क्योंकि जब तक आप नेशनल पार्क घोषित नहीं करोगे तो उस एरिया को आप प्रोटेक्शन के अंडर में नहीं लेकर के आओगे। एक बार आपने प्रोटेक्शन एरिया उसको अनाउंस कर दिया, भाई नेशनल पार्क घोषित कर दिया, तो बाद बाकी के सारे रूल एंड रेगुलेशन वहां जाकर के लागू हो जाएंगे, फिर वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो एक तो इसकी क्या नाम उद्घोषणा हुई। आगे कह रहा है वन्य जीव उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करना, जैसे कि टस्क है, हाथी का दांत है, एक सींग वाला गेंडा है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो क्रोकोडाइल की स्किन है। इन सब की जो स्मगलिंग होती थी, जो इनका व्यापार होता था, उसको कंट्रोल करना, उसको पूरी तरह से बैन करना। लक्षित प्रजातियों के शिकार पर रोक लगाना, यानी हंटिंग को पूरी तरह से बैन कर देना। हंटिंग को बैन इसलिए कर देना क्योंकि हंटिंग के चक्कर में बहुत सारे वन्य जीवों की जो प्रजातियां थी वो विलुप्त होती जा रही थी लगातार। इसके अलावा आगे इन्होंने क्या किया, कैटेगराइज स्पीसीज अंडर शेड्यूल्स फॉर प्रोटेक्शन, यानी कि जो जीव थे ना, उन जीवों को इन्होंने 6 अनुसूची में विभाजित किया। उन जीवों की संख्या के आधार पर, उन जीवों के महत्व के आधार पर टोटल 6 अनुसूची में विभाजित कर दिया वन्य जीवों को, जिससे कि उनका संरक्षण आसानी से किया जा सके, जिससे कि उन वन्य जीवों का जो संरक्षण है आसानी, उन जीवों का संरक्षण जो है वो आसानी से किया जा सके। अगर दोस्तों पूछा जाता है कि इसके अलावा और क्या क्या प्रावधान थे, तो आपको याद रखना होगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। इस संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया, इस संविधान संशोधन के तहत जो वन और वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण है उसको राज्य सूची से, मैं लिख रहा हूं यहां पे, वन प्लस वन्य जीव संरक्षण, इसको क्या कर दिया गया, इसे राज्य सूची से संवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है ना, राज्य सूची से इसको क्या क्या कर दिया गया, संवर्ती सूची में शामिल किया गया। हमारे संविधान के आर्टिकल 51 ए जी में क्या किया गया,
वन्य जीव संरक्षण को क्या बताया गया? मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया, इसको, इसे मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया। ठीक है ना? किसमें शामिल किया गया? इसको मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया और कहा गया कि वन और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व की अगर हम बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आर्टिकल 48 ए में क्या कहा गया? आर्टिकल 48 ए में कहा गया कि राज्य पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार, देश के वनों और वन्य जीवन की रक्षा का प्रयास करेगा। यानी कि आप सीधा सीधा ऐसे कह लो कि जो राज्य है वो क्या करेगा? राज्य वन और वन्य जीवों के संरक्षण का क्या करेगा? प्रयास करेगा। बात समझ में आ रही है? इसके अंतर्गत जो आपने सील का नाम सुना होगा, सील संरक्षण का भी कार्यक्रम शुरू किया गया था। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो 1972 का जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है, ये पत्थर का मील साबित हुआ था वन्य जीवों के संरक्षण में, क्योंकि इसी के बाद 1972 के बाद 1976 में संवैधानिक रूप से प्रावधान बनाए गए जिससे कि जीव जंतुओं के शिकार को रोका जा सके, उनकी स्मगलिंग को रोका जा सके। अब चलते हैं दूसरा अगले एक्ट पर। इसी के बाद में फिर 1974 की बात है, एक एक्ट लाया गया, कौन सा? 1974 की बात है। 1974 में एक एक्ट लाया गया जिस एक्ट को कहा गया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, यानी जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम। इसका उद्देश्य था जल प्रदूषण को रोकना। दोस्तों, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो जल प्रदूषण है वो एक गंभीर समस्या है, क्योंकि पीने के पानी से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जैसे आप लोगों ने एक बीमारी का नाम सुना होगा वाटर पॉल्यूशन की वजह से जो होती है, मिनीमाटा डिजीज। जापान के शहर मिनीमाटा में उसको डिस्कवर किया गया। कैडमियम मिला हुआ पानी जो है ना, सॉरी, मिथाइल मरकरी वाला पॉल्यूटेड पानी पी गई मछलियां, और जिस मछली को खाया जिसने, वो हो गया बीमार। तो ये सारी समस्याएं जल प्रदूषण की वजह से हुई। और भी आप लोगों ने सुना होगा हैजा बीमारी है ना। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन की वजह से, तो पेचिस होना, टाइफाइड होना, ये सभी क्या है? वाटर पॉल्यूटेड डिजीज है। तो जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1974 में नियंत्रण यहां पर क्या नाम है, ये प्रावधान लाया गया। और इसके साथ ही क्या किया गया? केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। आगे बात समझ में? तो जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसकी स्थापना भी इसी एक्ट के अंतर्गत 1974 में की गई। आगे अगर मैं बात करूंगा तो जल स्रोतों में औद्योगिक निर्वहन को विनियमित करना, यह भी इसका टारगेट था। घरेलू, औद्योगिक और कृषि उपयोग के लिए जल की गुणवत्ता को बनाए रखना या फिर उसको पुनर्स्थापित करना, यानी वाटर को पॉल्यूटेड नहीं करना है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के उद्देश्य से क्या किया गया? इस वाले एक्ट को लाया गया। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो इसको 1980 में लाया गया। इसका उद्देश्य क्या था? वनों की कटाई को रोकना। वनों की कटाई के लिए हमारे भारत में प्राचीन समय से भी आंदोलन लगातार होते रहे। आप लोगों ने सुना होगा, अमृता देवी बिश्नोई जी का नाम सुना होगा। जोधपुर के खेजड़ली गांव में जब वहां के शासक जो थे उस समय के, उन्होंने लकड़ी काटने के लिए वनों को काटने का आदेश दे दिया, खास करके खेजड़ी वृक्ष को काटने का आदेश दिया। अमृता देवी बिश्नोई जी पेड़ से लिपट गई और अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके साथ उनकी बेटियां थी, उन्होंने भी आहुति दे दी। देखते देखते पूरा गांव खड़ा हो गया, एक बड़ा नरसंहार हुआ था। तो उन्हीं से प्रेरित होकर के उत्तराखंड में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था और साउथ इंडिया में एपिको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, अगर आपको याद हो तो इसका उद्देश्य क्या था? वनों की कटाई को रोकना। मुख्य बिंदु क्या थे इसमें? गैर वन उद्देश्य के लिए वन भूमि के किसी भी स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, मतलब वन भूमि जो है, वन भूमि के किसी भी स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार की आवश्यकता है, केंद्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसमें और क्या था? पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी कि देखो वन क्यों जरूरी है?
हमारे भारत का पहला कार्बन फ्री स्टेट किसको अनाउंस किया गया? हिमाचल प्रदेश को। क्यों? क्योंकि जितना कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है उस कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए उतनी मात्रा में वहां वृक्ष मौजूद है, तो इसलिए और वनों की आवश्यकता बढ़ जाती है, और उन वनों को काटने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूल एंड रेगुलेशन तो लाने पड़ेंगे। इसमें 2023 में सुधार किया गया, और सुधार में क्या किया गया? वन भूमि को शामिल करने और बाहर करने के मानदंड जो थे उनको संशोधित किया गया। आगे अगर मैं बात करूंगा तो वन संरक्षण अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इसी अधिनियम को। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यह लाया गया है 1981 में। याद रखना, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो था ना 1980 वाला, उसमें सारे पॉल्यूशन को रखा गया था स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे करके इनको सेपरेट किया गया है। इसमें अगर मैं बात करूंगा 1981 में जो एक्ट आया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था वाहनों और औद्योगिक संयंत्रों जैसे स्रोतों से उत्सर्जन के लिए मानक निर्धारित करना, वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए अधिकारियों को अधिकृत करना, वायु प्रदूषण के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कार्यक्रमों का समन्वय करना। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत की गई फिर कि भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करके हम ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कहां पर है, और ये ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? इसको शॉर्ट में ईपीए कहा जाता है, ये 1981 में आया। भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानून बनाना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। क्या क्या इसमें मुख्य पहलू थे? भोपाल गैस त्रासदी 1984 के बाद इसको लागू किया गया, ठीक है ना। एनफोर्स रूल्स फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, यानी प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इसमें प्रावधान लागू किए गए। सरकार पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले उद्योगों को विनियमित कर सकती है, ठीक है ना। मतलब ऐसे उद्योग जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, सरकार उनको क्या कर सकती है? उनको बैन कर सकती है, उनको बंद कर सकती है। दरअसल में अगर मैं बात करूंगा 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, उसमें क्या हुआ था? एमआईसी, मिथाइल आइसोसाइनाइट, एमआईसी रिलीज हुआ था, जिसकी वजह से वहां पर भारी संख्या में लोगों की मौत हुई थी जहरीली गैस के रिसाव की वजह से, है ना। एक कार्बाइड फैक्ट्री थी ना वो भोपाल वाली, तो उसकी बाद में फिर इस लॉ को लागू किया गया। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसमें क्या क्या प्रावधान को रखा गया? बेटा पानी मंगवा दियो, ठंडा पानी। इसमें 1988 वाली पॉलिसी में क्या क्या प्रावधान को रखा गया? इसमें प्रावधान को रखा गया कि पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना है। जब तक पर्यावरण हमारा स्थिर नहीं होगा, सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक इसी पर्यावरण में अपना जीवन यापन करना, सरवाइव करना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो क्यों ना फिर इसकी सुनिश्चितता निर्धारित की जाए। इसके अलावा इसमें जो उद्देश्य था, मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, जो मैं आपसे कह रहा था, इकोलॉजिकल बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि इकोलॉजिकल बैलेंस को आप इसी बात से समझ सकते हो कि जितना कार्बन प्रोड्यूस हुआ उतना एब्जॉर्ब कर लिया गया, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल बैलेंस। तो जब इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में जब संतुलन होगा तो जीवन जीना उतना ही आसान होगा हर एक जीव के लिए, वो चाहे हम हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे अन्य जंतु हैं, सभी के लिए आसानी होगी। चेक सॉइल इरोजन एंड डेनुडेशन इन द कैचमेंट एरिया, जल ग्रहण क्षेत्र में मृदा क्षरण और वनस्पति विनाश को रोकना। यानी कि अगर हम बात करेंगे वनों के आसपास वाले क्षेत्र में, तो वहां मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करना, उसको सुनिश्चित करना, और साथ ही साथ जो वनस्पतियों का विनाश हो रहा है उन पर भी रोक लगाना इसमें शामिल किया गया। इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फॉरेस्ट टू मीट एसेंशियल नेशनल नीड, जंगलों के अंदर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। याद रखना हमेशा, देखो अगर मैं इक्वेटर की बात करूंगा आपसे, यहां से क्वेश्चन और याद आ रहा है मेरे को।
भूमध्य रेखा की अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो यहां पर क्या है, भूमध्य रेखा पर सर बायोडायवर्सिटी है बहुत ज्यादा। यहां पर जैव विविधता कैसी है, ज्यादा है। और जहां जैव विविधता ज्यादा होगी, ठीक है ना, वहां पर प्रोडक्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी, तो वहां पर उत्पादकता जो होगी वो कैसी होगी, ज्यादा होगी। पॉसिबिलिटी ऑफ फूड कैसी होगी, वहां पर ज्यादा होगा। सर इक्वेटर लाइन से जब आप 0 डिग्री से जाते हो आप 90 डिग्री की तरफ, तो ऐसी कंडीशन में बायोडायवर्सिटी भी घट गई, प्रोडक्टिविटी भी घट गई, फूड पॉसिबिलिटी भी घट गई। तो ऐसी कंडीशन में मेरे लाल जो जीव होंगे ना, वो जीवों की संख्या जो होती है ना, जीवों की संख्या भी घटती है। कहां से कहां जाने पर, 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जाने पर। बात को समझ पा रहे हो? तो वही यहां पे लिखा हुआ है कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। जब प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओगे जब ये तो अन्य जीव सरवाइव कर पाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ, ऐसी मन मन में बोलो, शाबाश, आगे बढ़े। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में लाया गया, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पीसीएस के एग्जाम में कई बार इसमें से क्वेश्चंस आ गए कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो एक्ट है वो कब लाया गया। आंसर हो जाएगा सीधा सीधा, 2002 में लाया गया। इसका उद्देश्य था जैव विविधता का संरक्षण करना। सर जैव विविधता का संरक्षण में क्यों करना है? आप जो पढ़ते हो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, ये सब क्या है, जैव विविधता संरक्षण की विधियां हैं। क्यों करना है हमें जैव विविधता का संरक्षण? जैव विविधता का जब संरक्षण हम करेंगे तभी तो बहुत सारे जीव जिंदा रहेंगे, और जितने ज्यादा जीव होंगे ना उतनी ज्यादा फूड पॉसिबिलिटी होगी। जितनी ज्यादा फूड पॉसिबिलिटी होगी उतना ही जीवन जीने की संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि पर्यावरण में हर एक जीव का अपना इंपॉर्टेंस है। नेचर ने हर एक जीव को तरासा हुआ है, उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है। पर्यावरण में सारे ही जीवों का होना जरूरी है, क्योंकि सभी जीव हैं तो फूड चेन है, फूड वेव है, और फूड वेव है तो मस्त एकदम जिंदगी चंगा। इसमें प्रावधान थे जैविक संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करना, रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। जितने भी हमारे कैसी चला जितने भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्स हैं उनको क्या करना, रेगुलेट करना, उन तक पहुंचना, उनका संरक्षण करना, इसका उद्देश्य था। प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एंड बायोलॉजिकल रिसोर्स। दरअसल में सस्टेनेबल, अगर मैं बात करूंगा सस्टेनेबल यूज की, तो सस्टेनेबल यूज की अगर मैं आपसे बात करूंगा ना, इसका मतलब यह हो गया कि हमें संसाधनों का क्या करना है, संसाधनों का बिना विनाश के इस्तेमाल करना, यही सतत विकास है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूंगा तो टू प्रोटेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज एंड राइट ऑफ लोकल कम्युनिटीज, यानी कि जो स्थानीय समुदाय हैं उन लोगों को वनों के प्रति, उन लोगों को जैव विविधता के प्रति जागरूक करना, उन लोगों को उसके फायदे बताना कि भाई अगर कोई पेड़ काटने आ रहा है तो आपको रोकना है। क्यों? क्योंकि उस पेड़ का, उस वन का, उस वृक्ष का आपके जीवन में कितना बड़ा इंपॉर्टेंस हो सकता है, इस बारे में उन लोगों को बताना। और यही कारण था कि जगह जगह अलग अलग प्रोग्राम भी चलाए गए हमारे भारत में। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वन महोत्सव, तो वन महोत्सव प्रत्येक साल जुलाई के फर्स्ट वीक में मनाया जाता है। के एम मुंशी यानी कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने इसकी शुरुआत की थी 1950-51 में। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था लोगों को वनों के प्रति जागरूक करना, उनको वनों की इंपॉर्टेंस बताना। आगे अगर मैं बात करूंगा तो आनुवांशिक सामग्रियों से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष और समान वितरण करना। देखो आनुवांशिकता जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। जेनेटिकली, सॉरी आनुवांशिकता नहीं, मैं गलत बोल गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स के एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। सर जीनोम टेक्नोलॉजी जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है सर, क्योंकि जीनोम टेक्नोलॉजी अगर है ना तो उसी टेक्नोलॉजी के दम पर ही तो हम कुछ ऐसी किस्म के बीजों को तैयार कर सकते हैं जो कि हर एक कंडीशन में फाइट कर जाए, सर्वाइव कर जाए, बट उसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीटी कॉटन लाई गई,
तो बीटी कॉटन जब लाई गई तो वो पॉजिटिव थी, क्योंकि बीटी कॉटन में क्या किया गया, उस कॉटन के बीज में पहले से ही एक ऐसा एंटीटोड डाल दिया कि बैक्टीरिया आकर के अटैक करेगा तो बैक्टीरिया खुद मर जाएगा, पौधा नहीं मरेगा। बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव है। लेकिन फिर लाया गया बीटी ब्रिंजल, बीटी बैंगन। लोग धरने पर उतर आए, बोले बीटी बैंगन खाने से इस बात की क्या गारंटी है कि कैंसर नहीं होगा, वो नेगेटिव हो गया। तो कहने का मतलब यह कि जीनोम टेक्नोलॉजी को सस्टेनेबल तरीके से और वहीं पर इस्तेमाल करना जहां ज्यादा जरूरी है। ये सब कुछ किसके अंतर्गत आएगा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंतर्गत आएगा, जो 2002 में लाया गया था। रामसर कॉन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, रामसर संरक्षण अधिनियम, रामसर आर्द्रभूमि सम्मेलन, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये ईरान के शहर रामसर में हुआ था 1971 में। इसमें उस समय की अगर मैं बात करूंगा तो 172 अनुबंधित पक्ष या सदस्य देश थे। इसका उद्देश्य था ऐसे स्थल जो दुर्लभ या अद्वितीय प्राकृतिक आर्द्रभूमि पारिस्थितिक तंत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको नोटिस करना। सर अगर हम बात करेंगे रामसर स्थल की, तो इस रामसर स्थल इसलिए बनाए गए क्योंकि रामसर स्थल की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ये ऐसी जगह होती है जहां पर डायवर्सिटी होती है ज्यादा, उस डायवर्सिटी का कंजर्वेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अपने आप में ये यूनिक हो सकती है। आप रामसर स्थल में, हमारे राजस्थान में आप लोगों ने सुना होगा सामर झील। सर सितंबर के आसपास के महीने में रामसर आर्द्रभूमि सामर झील पर प्रत्येक वर्ष अफ्रीका से विभिन्न प्रकार के पक्षी आते हैं, अपने आप में यूनिक है, और छोटे मोटे नहीं बड़ी तादाद में पक्षी आते हैं, अपने आप में यूनिक हो गया। ठीक है, तो ऐसे स्थानों को नोटिस करना। अब ये क्योंकि कब लाया गया, ये लाया गया सर 2 फरवरी 1971 को, इसीलिए 2 फरवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष क्या, आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूंगा हमारे इंडिया में जो इसका पहला रामसर आर्द्रभूमि बनाया गया था वो चिल्का झील को बनाया गया था। ठीक है, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। अब ऐसे रामसर स्थल, ध्यान से सुनना, जिनमें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है, ठीक है ना, उनको प्राथमिकता निर्धारित करने का, ये निगरानी करने का रिकॉर्ड है। मतलब ऐसे रामसर स्थल जहां जैव विविधता बहुत ज्यादा है, बट उस जैव विविधता पर संकट मंडरा रहा है, उसके खराब होने के चांस है, ऐसे रामसर स्थल को रखा जाता है किसमें, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। ठीक है ना, भारत में केवलादेव और लोकटक झील इस सूची में आज भी बने हुए हैं। केवलादेव कहां पर है, राजस्थान में है। लोकटक लेक कहां पर है, मणिपुर में है। तो ये मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, स्टॉकहोम सम्मेलन की अगर मैं बात करूंगा तो यह पर्यावरण संरक्षण में सबसे पहला सम्मेलन था। और इस सम्मेलन का आयोजन क्यों हुआ था, इसके पीछे कारण था। कारण सबसे बड़ा यह था, यूएसए की एक महिला थी जिनका नाम था रासेल कार्सन। रासेल कार्सन ने क्या किया था, मैं लिख रहा हूं यहां पर, रासेल कार्सन जो थी, इन्होंने क्या किया, अपने आसपास कुछ पक्षियों को देखा। इन्होंने कहा कि भाई इसका यूज क्या नाम है, ये पक्षी कम क्यों दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो कारण है। इन्होंने रिसर्च किया। इन्होंने रिसर्च करने के बाद में अपनी बुक लिखी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग में इन्होंने डीडीटी जो था उसका पर्यावरण के ऊपर क्या दुष्प्रभाव है उसको एक्सप्लेन किया कि डीडीटी के चक्कर में पक्षी मरे। इनको ब्रेस्ट कैंसर था, इनकी मौत हो गई और ये बात यहीं कहीं खत्म हो गई। उसके बाद जब इनकी मौत हो गई तो इसके बाद में फिर धीरे धीरे करके यूएसए ने इस पर उंगली, क्या नाम है, इस पर रिसर्च बैठाना शुरू किया कि आखिरकार इनकी बात में कितनी सच्चाई थी। और उसका जो रिजल्ट निकल कर आया वो निकल कर आया कि 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाना शुरू हुआ। उसके बाद का जो पहला सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ
उस बड़े सम्मेलन को ही नाम दिया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन। क्या क्या निर्णय लिया गया इसमें? स्टॉकहोम पड़ता क्या है? सबसे पहली बात स्वीडन में पड़ता है। इसका उद्देश्य जो था वो क्या था? पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन था, जो मैं अभी आपको बता रहा था। प्रमुख बिंदु इसमें यह थे कि ऑल्सो नोन एज द डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, इसे मानव पर्यावरण घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। 122 देशों ने इसमें भाग लिया और इसी के अंतर्गत निर्णय लिया गया किसकी स्थापना करने का? इसके अंतर्गत निर्णय लिया गया यूएनईपी का, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जो एक संस्था है जो कि यूएनओ के अंडर में रहते हुए एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोग्रामों का संचालन करेगी। इन संस्था की भी शुरुआत यहीं से हुई। क्लियर है? आगे अगर मैं बात करूंगा, भारत में पर्यावरण और वन मंत्रालय की स्थापना 1985 में हुई है। ओनली वन अर्थ इसकी जो थीम थी, ठीक है। और इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में निर्णय लिया गया था कि हम क्या मनाएंगे? एनवायरमेंट डे। इसमें निर्णय लिया गया कि भाई साहब हम क्या करेंगे, अब एनवायरमेंट डे को प्रत्येक साल सेलिब्रेट करेंगे। ये स्टॉकहोम सम्मेलन में ही निर्णय लिया गया था। जा रहे हो क्या? हाँ जी। एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद 1973 में पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी ओनली वन अर्थ। साइट्स साइट्स की अगर मैं बात करूंगा ये क्या है, तो तब आपका आंसर होगा 1973 में इसकी शुरुआत हुई। कॉन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन। उद्देश्य क्या था? लुप्त प्राय जंतु और वनस्पतियों के व्यापार को नियंत्रित करना, स्मगलिंग को रोकना, इसका उद्देश्य था। 1973 में लाया गया। साइट्स की देशों की बैठक हर 2 से 3 साल में पार्टियों के सम्मेलन में होती है, ठीक है ना। प्रजातियों का परिशिष्ट 1, 2 और 3 में वर्गीकृत है। 1976 में भारत इसमें शामिल हुआ और 25वां देश बना हमारा भारत। भारत ने 1981 में नई दिल्ली में कॉप 3 में मेजबानी की थी। तो साइट्स की फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है आपको, और साइट्स का उद्देश्य क्या है यह भी ध्यान में रखना है, और वो फुल फॉर्म से ही आप इसका क्वेश्चन को पकड़ जाओगे। वियना कॉन्वेंशन 1985। वियना कॉन्वेंशन जो है वो मैंने आपको ओजोन संरक्षण में पढ़ाया होगा। 1985 में लाया गया, 88 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना। और वियना क्या है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसमें क्या किया गया? लगभग सभी संयुक्त राष्ट्र देशों द्वारा अनुसमर्थित है। सीएफसी के उपयोग के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए आधार तैयार किया और भारत ने 1991 में इसको ज्वाइन किया। सर, वियना कॉन्वेंशन ऐसा था जिसने सबसे पहले हमें यह बताने की कोशिश की कि हमें अत्यंत आवश्यकता है ओजोन के संरक्षण की, क्योंकि ओजोन का संरक्षण अगर नहीं किया तो छोटे छोटे जीव मरना शुरू हो जाएंगे, जेनेटिक चेंज हो सकता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ओजोन लेयर का कंजर्वेशन का पहली बार जो डिस्कशन हुआ वो इसी के अंतर्गत हुआ, वियना कॉन्वेंशन के अंतर्गत। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। फिर वियना कॉन्वेंशन के तुरंत बाद फिर क्या किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। और मॉन्ट्रियल क्या है? कनाडा का शहर है। तो इसमें 16 सितंबर 1987 को यह लाया गया, अपनाया गया। इसमें क्या किया गया था? देखो ध्यान से, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या कहा गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में यह कहा गया कि भाई साहब जो आप सीएफसी का यूज कर रहे थे उसे आप एचएफसी से रिप्लेस करोगे, ठीक है ना। किसमें कहा गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कहा गया। इसमें लिखा हुआ है टारगेट सीएफसी, एचएफसी, हेलोंस, ईटीसी, इन सबको क्या करना? लक्षित करना। देखो सबसे पहले हम किसका यूज करते थे? सीएफसी का। इसकी जगह क्या लाया गया? एचएफसी। फिर इसकी जगह क्या लाया गया? एचएफओ। तो सीएफसी से हम शिफ्ट हुए एचएफसी की तरफ, किसके अंतर्गत? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत।
इससे इसकी तरफ शिफ्ट हुए हम किसके अंतर्गत, तो तब आपका आंसर होगा किगाली समझौता। और एक किगाली समझौता कब लाया गया, तो तब आपका आंसर होगा ये 2016 में लाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में लाया गया। और इन सबके पापा कौन है, वियना, वियना कॉन्वेंशन, ठीक है ना, 1985। स्टार्टिंग यहां से हुई, ये निर्णय, ठीक है। और तीनों किससे रिलेटेड है, वियना कॉन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली समझौता, ये तीनों के तीनों ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ओके, वही है किगाली समझौता जो है, ठीक है। इसमें क्या उद्देश्य था, HFC को रिप्लेस करना है किससे, HFO से, ठीक। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस जो है ये मनाया जाता है, ये बात आपको पता ही है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि 16 सितंबर को क्या नाम है जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है इसको अपनाया गया था। यही कारण है कि 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसका सम्मेलन जो वो 1992 में हुआ था, कहां पर, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था सर सतत विकास को बढ़ावा देना। यानी कि आप चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, आप उनको यूटिलाइज जरूर कर सकते हो। कहने का मतलब ये, सरकार अगर पेड़ कटवाती है सड़क के किनारे से आवश्यकता पड़ने पर, तो सरकार फिर वहां नए पेड़ लगवाती भी है। इसी को सस्टेनेबिलिटी बोला जाएगा। इसे रियो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। 178 देशों ने भाग लिया था। 1992 में इसका संचालन किया गया था। मेजर आउटकम्स क्या थे इसमें, एजेंडा 21 सतत विकास के लिए कार्य योजना है। यह आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी में मिल जाएगा, एजेंडा 21 के बारे में, ठीक है। इसके अंतर्गत यूएनएफसीसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन का आयोजन किया गया। कॉन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता पर संरक्षण की बात की गई, सम्मेलन की बात की गई। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो इसी के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन। एक चीज याद रखना, मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है, मरुस्थलीकरण का मतलब होता है बेटा यहां पर ऐसा नहीं कि मरुस्थल बन रहा है, आप इस बात को ऐसे बोलोगे सॉइल फर्टिलिटी कम हो रही है, उसको क्या बोला जाएगा, डेजर्टिफिकेशन बोला जाएगा। तो उसके ऊपर भी क्या किया गया, सम्मेलन का आयोजन किया गया। रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट विद इट्स 27 प्रिंसिपल, ठीक है, 27 सिद्धांतों के आधार पर इसको डिक्लेयर किया गया। यूएनएफसीसी यानी कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यह भी 1992 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया था, ठीक है। उद्देश्य क्या था, वैश्विक तापन वृद्धि को नियंत्रित करना, या फिर आप इसी को क्या बोलोगे, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस ग्लोबल वार्मिंग को हमें क्या करना है, नियंत्रित करना है। अब ग्लोबल वार्मिंग को इसके प्रमुख बिंदु क्या थे इस बैठक के, प्रमुख बिंदु में एक तो यह था कि 198 मेंबर थे इसमें। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा सर, ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू हो गए। वेनेजुएला पहला ऐसा देश है जहां ग्लेशियर फ्री हो चुका है, एक भी ग्लेशियर नहीं बचा। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करना, ठीक है, इसका उद्देश्य था। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में था क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के लिए आधार प्रदान करना। हर साल कन्वेंशन के सदस्य देशों की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में बैठक करते हैं, ठीक है ना। इसकी 8वीं बैठक को इंडिया ने 2002 में होस्ट किया था, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो इसका मुख्यालय जर्मनी में है। सेम वही मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए जो अभिशमय स्थापित किया गया, ये 1994 में शुरू हुआ। स्थान कहां पर, फ्रांस पेरिस। सचिवालय कहां पर इसका, बॉन जर्मनी में है। मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करना, देखो भारत में मरुस्थलीकरण जो है ना वो एक गंभीर समस्या बन रहा है। आप ये भी तो सोचो कि हमारे भारत में, ध्यान से सुनना, हमारे भारत में अगर हम बात करेंगे हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति लागू की गई। हरित क्रांति का फायदा क्या होगा सर, हरित क्रांति की वजह से हमारे भारत में क्या नाम है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी और ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा,
लेकिन सच्चाई आज है कि 3 राज्य थे सबसे ज्यादा अपनाने वाले, यूपी, हरियाणा, पंजाब, तीनों की फर्टिलिटी डाउन जा रही है अब। इसमें उद्देश्य है पर्यावरण और विकास को जोड़ने वाला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता करना। ठीक है। सतत विकास लक्ष्य 15 के पीछे मुख्य प्रेरक शक्ति प्रदान करना, शुष्क भूमि और सूखाग्रस्त देशों की सहायता करना। इसका उद्देश्य है कि भाई जिस भी देश पर संकट आएगा मिलकर के हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसको सहायता उपलब्ध कराएंगे। सूखा यानी ड्रॉट के चक्कर में किसी भी देश को प्रभावित न होना पड़े, ये उसके लिए कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। जैविक विविधता पर सम्मेलन, ये एग्जाम में कई बार आया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1992। रियो डी जेनेरियो की अगर मैं बात करूंगा ब्राजील में, तो ब्राजील में रियो डी जेनेरियो नामक जगह पर इसका सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब इसका सचिवालय कहां बनाया गया है? कनाडा में बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? जैविक विविधता का संरक्षण करना। कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, जैविक विविधता का संरक्षण करना, जैविक संसाधनों का सतत उपयोग करना, आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का उचित और क्या करना? साझाकरण करना, कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि करना। एक बात बताता हूं मैं आपको, इनके उद्देश्य का बेशक आप भूल भी जाओ ना, जैव विविधता संरक्षण से रिलेटेड ऑलमोस्ट सबके उद्देश्य एक ही है कि संरक्षण करना है। बस फर्क इतना ध्यान में रखना है कि रियो डी जेनेरियो में 1992 में जो हुआ वो किस लिए हुआ सम्मेलन? जैव विविधता संरक्षण के लिए। वियना वाला जो था वो ओजोन से रिलेटेड है, ये जैव विविधता से रिलेटेड है। बस इतना ध्यान में रखना है। इनके जो की पॉइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले फुल फॉर्म ध्यान में रखनी है, आयोजित कहां पर हुआ ये ध्यान में रखना है, और ईयर ध्यान में रखनी है। इसके ज्यादा बहुत ज्यादा मेजर पॉइंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब इसके मेजर आउटकम क्या निकल करके आए? कार्टाजेना प्रोटोकॉल निकल कर आया, नगोया प्रोटोकॉल निकल कर आया, और इंडियाज बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट 2002 आया। वो इसी पर आधारित था जिसको हम अभी पढ़ चुके हैं, है ना। क्योटो प्रोटोकॉल पर आ जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूंगा तो क्योटो कहां पर है? जापान का शहर है क्योटो। 1997 में इसका आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। सर आपसे अगर यह पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैस करती क्या है? ग्लोबल वार्मिंग करती है। सबसे मुख्य योगदान कौन सी गैस का है ग्रीन हाउस गैस में? वाटर वेपर का। अब इसे तो कम नहीं कर सकते आप। इसके अलावा किसका है सर? मीथेन है, CO2 है, CFC है, लेकिन इनको तो कम कर सकते हैं हम, तो इनका क्या करना है? इनका उपयोग कम करना है। 2005 में लागू हुआ और इसमें क्या कहा गया? विकसित देशों के लिए मात्रात्मक उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को निर्धारित करता है। यानी जो विकसित देश हैं सबसे पहले वो कंट्रोल करेंगे इसको। आगे बात समझ में? सबसे पहले वो कंट्रोल करेंगे क्योंकि उनको समर्थित माना जाता है। आगे बात समझ में? भाई अगर एक बात बताओ, कोई रूल लागू किया जाता है तो सबसे पहले किस पर लागू किया जाएगा? भाई सबसे पहले अफोर्डेबल किसके लिए हो सकता है? पैसे वाले के लिए हो सकता है, अमीर आदमी के लिए हो सकता है। तो ऐसे ही विकसित देश पर इन सभी को कम करने के लिए जिम्मेदारियां डाली गई। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर बाध्यकारी सीमाएं लगाना, टू रिड्यूस देयर एमिशन बाई 5% इन 2008 से 2012, 1990 के लेवल में, यानी 5% की कटौती करना है 2008 से लेकर के 2012 के बीच में। आगे बात समझ में? यह क्योटो प्रोटोकॉल का टारगेट था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल की अगर मैं बात करूंगा तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल जो है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में 2000 में आयोजित हुआ, 2003 में इसको लागू किया गया। इसमें था आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों का सुरक्षित उपयोग करना। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आप कुछ भी तैयारी कर रहे हो ना, उनको क्या करना है? उसको सुरक्षित तरीके से करना है। एक देश से दूसरे देश में जीवित संशोधित जीवों के संचालन का प्रबंधन करता है। प्रकृति को संभावित जोखिम से बचाना है। कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय संधि, यानी कि जो जीन का चेंज वाला जो ट्रेंड चल रहा था उसको क्या करना है? एक दायरे में रहते हुए करना है, उसको एक दायरे में रहते हुए आगे बढ़ाना है, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए। नगोया प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ये 2010 में लागू 2010 में हुआ ये, ठीक है ना। जापान के नगोया शहर में हुआ ये। आनुवांशिक संसाधनों का उचित साझाकरण करना, ठीक है ना। इसका क्या करना? वही जो मैं बता रहा था, संवर्धित या जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी ऑर्गेनिज्म है
उनको क्या करना है, आनुवांशिक संसाधनों का उचित साझाकरण करना है। ये इसका उद्देश्य रहा है नगोया वाले का। पेरिस एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये 2015 में इसका आयोजन किया गया और पेरिस में ही किया गया। ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री, इसका उद्देश्य था वैश्विक ताप को 2 डिग्री से नीचे रखना, यानी जो इंक्रीजमेंट हो रहा है ना उसको बैलेंस करना, उसको नीचे लेकर के आना। पॉइंट्स क्या क्या है इसमें, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर जब तक आप कानून सख्त नहीं बनाओगे तब तक इमिजन नहीं, इसका कंट्रोल नहीं हो सकता। क्योंकि यहां पर दो तरीके से और झगड़ा चल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि आप सबसे ज्यादा कार्बन का इमिजन कर रहे हो, और यूरोपियन कंट्री एशियन कंट्री के ऊपर आरोप थोप देते हैं, बोले सबसे ज्यादा आप धान का प्रोडक्शन कर रहे हो, धान के खेत से मीथेन निकलती है, आप मीथेन को कम कर दो, हम इधर कार्बन कम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि कार्बन का मतलब CO2, सीधा सीधा एटमॉस्फेरिक कार्बन CO2 कहलाता है। कह रहे अगर हम कार्बन रिलीज कर रहे हैं तो तुम भी तो मीथेन रिलीज कर रहे हो, दोनों ही ग्रीन हाउस गैस है। तो फिर कहा गया कि जब तक इस पर सख्त कानून नहीं लागू किया जाएगा तब तक इसके इमिशन को कम नहीं किया जा सकता। औद्योगिक क्रांति से पहले के स्तर से तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करना। औद्योगिक क्रांति के बाद में क्या हुआ है, औद्योगिक क्रांति के बाद में जो टेम्परेचर है तब से लेकर अब तक के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करना। सभी देश नियमित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान जमा करते हैं, ठीक है। भारत ने 2016 में इस पर हस्ताक्षर किए, यानी इसका आयोजन कब हो रहा है, 2015 में, ठीक एक साल बाद भारत इसका मेंबर बनता है, इस पर हस्ताक्षर करता है। बैसल सम्मेलन, बैसल सम्मेलन जो है वो 1989 में इसका आयोजन हुआ स्विट्जरलैंड में। उद्देश्य क्या है इसका, खतरनाक अपशिष्टों के आवागमन पर नियंत्रण करना। जो खतरनाक अपशिष्ट है ना, ठीक है ना, वेस्ट है, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए हैजार्डस हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं, उनके आवागमन पर क्या करना, नियंत्रण करना। खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवागमन और उनके निपटान पर नियंत्रण करना, यानी कोई भी जहरीली चीज कहीं भी आवागमन उसका न हो। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करना। विकासशील देशों में अपशिष्ट के अवैध निष्कासन निपटान को रोकना। अपशिष्ट प्रबंधन पर एक प्रमुख मैनेजमेंट को बनाकर के तैयार करना। देखो अपशिष्ट प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है। आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया होगा, ई वेस्टेज। ई वेस्टेज क्या है, वो अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत आता है। कैसे उसको प्रबंधित करोगे, तो वो भी तो एक कैंसर का कारण बन रहा है। और ई वेस्ट क्या होता है, जिसको नहीं पता मैं बताना चाहूंगा। जैसे टेक्नोलॉजी क्या हुई, अपडेट हुई। आपके घर में पहले आपको याद होगा जब आप छोटे हो गए तो पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करता था, आप मार्केट में बेच आए, कहां गया वो टीवी, उसका क्या हुआ टीवी का। बात ये नहीं कि आपने बेच दिया, वो बात तो ये ना कि वो टीवी गया कहां, वो कहीं ना कहीं तो पड़ा हुआ होगा। उसके बाद में फिर जैसे क्या नाम है, कंप्यूटर पहले वो आते थे चौड़े मॉनिटर वाले, वो कहां गए। ये सब ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा है। इसको रिसाइकल करते टाइम जब इसकी प्लेट को जलाया जाता है, तोड़ा जाता है, तो इससे हार्मफुल रसायन निकलते हैं जो कहीं ना कहीं कैंसर का कारण बनते हैं। वो सॉइल फर्टिलिटी को भी डाउन कर रहे हैं। तो इन सभी के प्रबंधन को लेकर के बैसल सम्मेलन का आयोजन 1989 में आयोजित किया गया था। मिनीमाटा कॉन्वेंशन 2013 में अपनाया गया और 2017 में लागू हुआ। मिनीमाटा कहां पर पड़ता है, जापान में पड़ता है। इसमें क्या कहा गया, पारा प्रदूषण को नियंत्रित करना। दरअसल में जापान की फैक्ट्रियों से मिथाइल मरकरी को रिलीज किया गया, और मिथाइल मरकरी होता है वाटर इंसोल्युबल, पानी में घुलता नहीं है, वो एज इट इज पत्थर की तरह पड़ा रहा। उसको खा गई मछलियां, वो पहुंच गया मछलियों में। जिस मछली ने उसको खाया, मतलब जिस मछली को जिसने खाया, वो मिथाइल मरकरी पहुंच गया उस इंसान के अंदर, ठीक है। तो मिथाइल मरकरी जब इंसान के अंदर पहुंच गया तो बिल्कुल आप ऐसे समझ लो तो जहर का काम कर रहा है। अब क्योंकि इसकी खोज कहां हुई थी, जापान के मिनीमाटा नामक शहर में हुई थी, तो जापान के मिनीमाटा नामक शहर में खोज होने की वजह से इस बीमारी का नाम भी मिनीमाटा बीमारी रख दिया। यूएनईपी के तहत कानूनी रूप से बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र संधि, यानी कि पारा प्रदूषण को नियंत्रित हर हाल में करना ही करना है, ठीक है ना। उत्पाद जैसे थर्मामीटर, स्विच और प्रक्रियाओं में पारे के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना।
दरअसल अगर मैं बात करूंगा पारे की, मरकरी की, तो मरकरी का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है थर्मामीटर में, बैरोमीटर में एज अ इंडिकेटर। क्यों किया जाता है सर? इसलिए किया जाता है क्योंकि जो मरकरी है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई और फ्रीजिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा लो। आगे बात समझ में? तो मरकरी का प्रयोग एज अ इंडिकेटर किया जाता है, ठीक है। और आपको शायद याद आ रहा होगा, साइंस में आपको ज्यादा पता है, द्रव धातु के नाम से भी जाना जाता है मरकरी को। बट इंसान के शरीर के लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है, क्योंकि बॉडी में पहुंचने के बाद में ये नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देती है और इसका अंजाम एक ही होता है, वो है नाम के पीछे था लगना। लोग बस ये कहेंगे मोहल्ले वाले बहुत बढ़िया थे जी, पर पता नहीं कैसे चले गए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन। आईयूसीएन की अगर मैं बात करूंगा तो 1948 में इसको अपनाया गया, ठीक है। मुख्यालय इसका ग्लैंड यानी कि स्विट्जरलैंड में है। उद्देश्य क्या है? प्रकृति और जैव विविधता का संरक्षण करना। आईयूसीएन के अंतर्गत जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संगठन का आयोजन, क्या नाम है, संगठन बनाना। यह समझने के लिए एक वैश्विक प्रणाली है कि कौन सी प्रजाति विलुप्ति के खतरे में है। आईयूसीएन की जो लिस्ट होती है ना, उसमें यह पूरा का पूरा एक डेटा है हमारी पृथ्वी के ऑर्गेनिज्म का, कि कौन सा खतरे से बाहर है, कौन सा खतरे में आ गया, कौन सा ज्यादा खतरे में आ गया और कौन सा गायब हो गया। आगे बात समझ में? इंडिया हैज बीन अ स्टेट मेंबर सिंस 1969। जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और स्थायी विकास पर काम करता है और ये रेड लिस्ट जारी करता है, जो मैं अभी बता रहा था कि पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट है, आप ऐसे समझ लो, एक ब्लैक बॉक्स है हमारी पृथ्वी पर जीवों का। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी, वही मैं बता रहा था आपको, 1972 में यूएनईपी की शुरुआत की गई स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान। इसका जो हेड ऑफिस है वो नैरोबी, केन्या में है, ठीक है ना। उद्देश्य क्या है? वैश्विक पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करना, ठीक है ना। यूएनईपी का काम क्या है? एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम चलेंगे उन सभी के सभी प्रोग्राम का क्या करना है, इसके अंतर्गत संचालन करना है। ओके, चलिए जी दोस्तों, ये थे हमारे भारत के और वैश्विक स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण एक्ट एंड सम्मेलन। पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल से मिल जाएगी, ठीक है ना। और व्हाट्सएप चैनल जो है वो आप ये ऊपर क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करोगे ना, इसको स्कैन करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगी। ओके, बाकी मुलाकात करते हैं आपसे अगले किसी नए सेशन में। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगली वीडियो आप किस चीज पर चाहते हो, अगला टॉपिक क्या कराया जाए। ओके, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।